नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू हुए अब 1 साल पूरा हो चुका है। पिछले साल 1 जुलाई को सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर जीएसटी लागू किया। हालांकि शुरुआती दिनों में जीएसटी की जटिलताओं को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए थे। तमाम परेशानियां भी आई, लेकिन अब ये लागू है और पूरे देश में काम कर रहा है। हालांकि अभी भी सुधार की गुंजाइशें हैं, लेकिन बीते 1 साल में जीएसटी को लेकर व्यापारियों का भरोसा वक्त के साथ मजबूत होता गया है। विशेष में आज हम बात करेंगे जीएसटी के 1 साल के सफर की, इस दौरान हासिल की गई उपलब्धियों की, और साथ ही साथ बात करेंगे भविष्य की चुनौतियों की भी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो जीएसटी का 1 साल का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। हालांकि जीएसटी लागू होने के बाद शुरुआत में लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा चीजें लोगों की समझ में आने लगी। अब सरकार का दावा है कि जीएसटी लागू होने के बाद उसके राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक नजर जीएसटी के अब तक के सफर पर। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया तो कहा गया कि ये देश में लगने वाले तमाम तरह के टैक्स और उनकी दरों को आसान करेगा। इससे व्यापार करने में आसानी होगी, चीजों की कीमतें घटेंगी, सरकार के राजस्व में इजाफा होगा और टैक्स की चोरी पर लगाम लगेगी। जीएसटी लागू करने से पहले ही सरकार को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। व्यापारी इसकी प्रक्रियाओं का विरोध कर रहे थे। शुरुआत में लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने में भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-वे बिल और रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया में तमाम तरह की परेशानियां भी आईं। व्यापारियों का आरोप था कि साल भर में उन्हें 37 बार रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है। जीएसटीआर 1 के बाद जब जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 फाइल करने की बारी आई तो भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिल की मैचिंग और रिफंड में परेशानियां थी, लेकिन समय के साथ हालात बदलते रहे। जीएसटी काउंसिल मिलती थी तो उन लोगों ने काफ़ी कुछ किया था कि पहले जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाई थी उसको थोड़ी उन लोगों ने कुछ काफ़ी सुधार किया कि छोटे आदमी, छोटे उद्योग वालों, छोटे दुकान वालों को इतनी तकलीफ़ ना हो। तो इससे अभी कुछ स्टेबल है, पर फिर भी हो रहा है अभी तो। और अब तो वो सुधार करते रहते हैं। अब कहते हैं कि 28 सुब्रमण्यम जी ने कहा कि 28% की रेट अभी निकाल दो। पता नहीं निकालेंगे कि नहीं, शायद वो 28% के कैटेगरी में चीज़ों जो आती है उसको शायद कम करेंगे, मगर ये तकलीफ़ है। ख़ास करके ये बड़े 28% वाले रेट है ना, वो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है कि लोग कहते हैं कि हमें 28 पे क्यों डाला है, हमें 18 में डालो, और ऐसी बात। तो ये सब तो होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार इन दिक्कतों के लिए तैयार नहीं थी। जिन देशों में भी सिंगल टैक्स सिस्टम लागू किया गया वहां तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस लिहाज से भारत में हालात काफी हद तक सामान्य रहे। कई मामलों में पहले से हालात बेहतर भी हुए हैं। जीएसटी लागू होने से पहले देश भर के तमाम राज्यों की सीमाओं पर ट्रकों की लंबी लाइनें लगी रहती थी। टैक्स चोरी रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। चुंगी और व्यापार कर चौकियां भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई थीं। ट्रांजैक्शन में देरी होती थी। मल्टीपल टैक्सिंग की वजह से चीजें महंगी थीं। पंजीकृत व्यापारियों की तादाद कम थी, इसलिए सरकार को राजस्व का नुकसान होता था। इस 1 साल के दौरान करीब 1.25 करोड़ कारोबारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जीएसटी लागू होने के 2 महीने के भीतर 2000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई। जीएसटी लागू करते वक्त 91,000 करोड़ का राजस्व लक्ष्य रखा गया था, जबकि जुलाई 2017 में कुल राजस्व प्राप्तियां 92,000 करोड़ से ज्यादा थी। शुरू में जरूर कुछ अड़चनें पड़ी हैं, कारण देशव्यापी एक नए टैक्स की हम प्रणाली लाए हैं। उसमें केंद्र और सभी स्टेट्स की सरकारें मिलके एक नई प्रणाली का
के ऊपर एक्शन लेने वाले थे। मुझे लगता है इस एक साल में काफ़ी अचीवमेंट हो गई है। आप देखेंगे तो जीएसटी से जो आय वो हर महीने लगातार बढ़ती जा रही है। अब पूरे देश के एक बाजार में तब्दील होने के चलते हालात बेहतर हुए हैं। देश भर में टैक्स की दरें एक ही हैं। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, स्टोरेज व्यवस्था मजबूत हुई है। टैक्स के दायरे से बचना मुश्किल हुआ है। इस एक साल में ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था लागू हुई है। इनवॉइस के मेल और इंसेंटिव ऑफ इनपुट क्रेडिट की सुविधा मिली है। कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और इसका फायदा ग्राहकों को भी मिला है। जीएसटी लागू होने के बाद एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी का गठन हुआ, लेकिन उसके चलते टैक्स के प्रावधानों का दुरुपयोग होने की आशंकाएं खत्म हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जीएसटी कानून पारित होने के बाद से ये देश में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दों में से एक है। विरोध और समर्थन को लेकर जीएसटी के प्रावधानों पर लगातार चर्चा हुई है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि यह कानून कैसे पारित हुआ और लागू करने से पहले जीएसटी कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए। कर सुधार की कोशिश बीते 2 दशकों से चल रही थी, लेकिन जीएसटी लागू कराना आसान नहीं था। यूपीए सरकार ने कोशिश की, लेकिन जीएसटी कानून पारित नहीं हो सका। आखिरकार मौजूदा एनडीए सरकार ने मई 2016 में संविधान संशोधन एक्ट पारित कर जीएसटी की राह खोल दी। असल में जीएसटी लागू कराने के लिए संसद के दोनों सदनों से 4 विधेयक पारित किए गए। ये विधेयक हैं केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 और वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 को सबसे पहले लोकसभा ने पारित किया और फिर राज्यसभा ने इसे आम सहमति से लोकसभा को वापस लौटा दिया। खास लक्ष्य तो यही था कि सारे हिंदुस्तान में हर एक चीज़ पे एक ही टैक्स हो। पहले क्योंकि हर एक प्रांत का सेल्स टैक्स हुआ करता था, तो हम यहाँ दिल्ली में कुछ इतने पैसे देते थे टैक्स के, और आप हरियाणा में जाओ तो दूसरी रेट थी, इस तरफ यूपी जाओ तो तीसरी रेट थी, तो उस तरफ मध्य प्रदेश जाओ तो चौथी रेट थी। तो उससे कुछ हेरा फेरी का भी स्कोप रहता था, मगर फिर भी इनएफिशिएंसी आती थी। 101 में संविधान संशोधन एक्ट केंद्र और राज्य दोनों को वस्तु और सेवा कर वसूलने की अनुमति देता है। 2016 के संशोधन से पहले कर वसूलने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित थी। संविधान संशोधन के बाद सारे अप्रत्यक्ष करों के बदले जीएसटी लागू करने की राह खुल गई। इसी संविधान संशोधन में कहा गया कि जीएसटी परिषद की स्थापना होगी। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परिषद को कई फैसले लेने का अधिकार है। मसलन जीएसटी के तहत आने वाले टैक्स, जीएसटी के दायरे में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं का चयन, आईजीएसटी के तहत टैक्स बंटवारा, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार। मंशा तो यही थी कि हम देश में पूरा देश व्यापी एक इनडायरेक्ट टैक्स रखें, मतलब कि हर स्टेट में ना बदलता रहे उसी वस्तु के ऊपर दर, और किसी स्टेट में कुछ भी ना टैक्स लगे, दूसरी स्टेट में ज़्यादा लगे। अब हमने 4 रेट पे पूरे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने अभी कहा, कंप्लायंस 100% होनी चाहिए, तो उद्देश्य तो वो है, पर हम 60% तक भी आ गए कंप्लायंस, वो बहुत अच्छी बात है। कारण हम कहाँ 50% से कम से एक साल में 8 से 10% हमें उसके अंदर अचीवमेंट हुआ है। जीएसटी में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति यानी सप्लाई के लिए खास नियम बनाया गया है। एकीकृत जीएसटी के तहत अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है तो उस वस्तु का अंतिम स्थान यानी गंतव्य की जगह टैक्स लगेगा। असल में कई राज्यों ने ये आशंका जताई थी कि जीएसटी लागू होने के ठीक बाद उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, लिहाजा इसके लिए खास नियम बनाए गए। जीएसटी लागू होने के चलते राज्यों को राजस्व का जो नुकसान होगा
उसका मुआवजा दिया जाएगा। राज्य जीएसटी लागू होने के 5 साल की अवधि तक के लिए राज्यों को मुआवजा मिलेगा। 2015-16 को आधार वर्ष मानकर राजस्व का कैलकुलेशन किया जाएगा। आधार वर्ष के बाद सालाना 14% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। अब क्या है कि सब टैक्स सब जगह एक ही है, इसलिए कोई ऐसा फ़ायदा ना होगा कि मेरा सामान मैं इस प्रांत में रखूँ और उस प्रांत में रखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आप ये चीज़ बना रहे हो तो ये चीज़ का रेट सब जगह एक ही है। ये है खास लक्ष्य कि हर एक चीज़ पे एक ही रेट सारे देश में हो। वो तो अभी हुआ है। जीएसटी व्यवस्था में हर एक करदाता को बिल के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उसके रिकॉर्ड के आधार पर रेटिंग स्कोर देने की व्यवस्था है। इस रेटिंग स्कोर को एक निश्चित अंतराल पर अपडेट कर उसे सार्वजनिक करने की व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करना एक बड़ा काम था। एक देश एक कर प्रणाली के तौर पर शुरू किए गए जीएसटी के कारण 1 दर्जन से ज्यादा अप्रत्यक्ष करों का खात्मा तो हुआ ही, साथ ही देश के सभी छोटे बड़े कारोबारी डिजिटाइज्ड हो गए। हालांकि जीएसटी को लेकर अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें हमें समझना बेहद जरूरी है। इसलिए आइए देखते हैं क्या है जीएसटी की चुनौतियां। 1 जुलाई 2017 को जब देश में जीएसटी प्रणाली को लागू किया गया तो अधिकारी से लेकर कारोबारी तक सभी इसके परिणाम को लेकर सशंकित थे। लेकिन इसने कारोबारियों की दिक्कतें काफी हद तक कम की, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। जीएसटी के अनुपालन को अभी और दुरुस्त करने की जरूरत है। जीएसटी के कंप्लायंस में समस्या आती है, खासतौर पर तकनीकी स्तर पर कई समस्या हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ही रिटर्न फाइलिंग का नया फॉर्म तैयार किया गया है। इसी तरह जीएसटी में कई तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। कई मामलों में हर राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के चलते व्यापारियों और कारोबारियों को मल्टीपल ऑडिट और असेसमेंट करानी पड़ती है। अब क्या हुआ है कि वो क्रेडिट वेडिट का मामला आता है तो मैं सोच लेता हूँ मैं किसी के पास सेंफोराइजिंग के लिए भेजवा तो वहाँ एक टैक्स लगेगा। वो फिर वापस आता है तो मैं किसी के और की जगह डाइंग के भेजाऊँ तो दूसरा टैक्स लगेगा। मैं लाता हूँ फिर ये कापड़ बनाता हूँ, फिर इसको कुछ प्रोसेस करना है, उस पर तीसरा टैक्स लगेगा। इसे सिस्टम इज द ओल्ड सिस्टम जो बनी थी हमारे वहाँ ऐसे छोटे उद्योगों की, वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड थी। और ऐसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम में अगर ऐसे क्रेडिट वेडिट के मामला आ जाए टैक्स का तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जीएसटी के चलते कई तरह के टैक्सों का विलय हो गया है। इससे कारोबारियों और उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली, लेकिन कई वस्तुओं पर एक नए तरह की लेवी लागू हो गई है। लग्जरी गुड्स पर कॉम्पनसेशन सेस लगा दिया गया है। इसी तरह ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी इसे लगाया गया है। इसके साथ ही कई बार निर्यातकों को रिफंड की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। एक्सपोर्ट्स रिफंड मैकेनिज्म डेटा मैचिंग लॉ में जटिलता के कारण निर्यातकों के लिए रिफंड लेने में मुश्किल होती है। हालांकि इसे सरल बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक है जी, हमें इसको अभी सिंप्लीफाई करना है। हमें एक रिटर्न जो आदमी घर से भर सके, स्मॉल इंडस्ट्री अब बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लिए वगैरह कर सके। अभी भी 3-4 किस्म की रिटर्न्स हैं, वो सब हमें सिंप्लीफाई करके एक रिटर्न करने की ज़रूरत है। दूसरे 4 किस्म के दर और उसके अलावा कुछ 0%, कुछ 3%, 6 ही गिने जाएं, वो दरों के रेट अभी भी ज़्यादा है। आइडिया था कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे एक रेट होगा। ठीक है, हम एक रेट नहीं कर पाते, 2 या 3, पर ये 6 रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी कई ऐसे सामान हैं जो जीएसटी नेट से बाहर हैं, जिनके कारण टैक्स वसूली में अड़चनें आती हैं। इनमें बिजली, शराब, पेट्रोलियम उत्पादन और रियल एस्टेट शामिल हैं। इसमें प्राकृतिक गैस और विमानन ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाए जाने की संभावना है, लेकिन ज्यादातर राज्य डीजल, पेट्रोल और केरोसिन को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रहे हैं।
राज्यों को डर है कि अगर पेट्रोलियम उत्पादन जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे तो उन्हें बड़ी मात्रा में टैक्स का नुकसान होगा। हमारे वहाँ व्यापार चलता है, उस हिसाब से तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था कि हर एक इनवॉइस सबको मैच करना पड़ेगा कि अगर मुझे अब क्रेडिट चाहिए तो आपके पास मैंने कुछ ख़रीदा हो तो आपने इनवॉइस अगर GSTN की सिस्टम में डाला ना हो तो मुझे मिलेगा नहीं। तो इससे और ये सब इंटरनेट पे करना पड़ता था। सरकार ने जीएसटी के तहत होने वाली खामियों को दूर करने के लिए कई तरह के डेटा सेंटर का व्यापक विश्लेषण शुरू किया है। ई-वे बिल का प्रारूप चालान संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि सरकार उन क्षेत्रों की पहचान कर उनका डेटा एनालिसिस कर सके और इसके कारण होने वाले राजस्व घाटे को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार ने जीएसटी रिटर्न में दायर रकम और ई-वे बिल पोर्टल पर दी गई राशि के बीच विसंगतियों को दूर करने पर भी काम शुरू कर दिया है। जीएसटी लागू करने के बाद माल परिवहन में ई-वे बिल प्रणाली की शुरुआत की गई। इससे राज्यों के अंदर वस्तुओं को लाना ले जाना आसान हो गया। अभी सरकार ने कुछ तो इंडिकेशन दिया है कि शायद वो 4 से जो बड़े रेट थे 4 से शायद 3 ले आए। मेरा कहना है ये उसके बाद भी एक और रेट दर कम करना चाहिए। और अभी दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी सब आइटम्स जीएसटी की हद्दी में नहीं आए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिजली, वो नहीं आया, वो लाने की भी ज़रूरत है। कारण पेट्रोलियम जैसे जैसे दर बढ़ रहे हैं वो, और उसके ऊपर हर स्टेट भी अपना टैक्स लगा सकती है, सेंटर भी अपना रेट लगा रही है, तो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। जीएसटी लागू होने से जहां देश में कारोबार करना आसान हुआ है, वहीं इससे छोटे बड़े सभी कारोबारी लाभान्वित हुए हैं। जीएसटी लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि देश के सभी राज्यों में कर की दर एक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी का एक अहम हिस्सा ई-वे बिल भी है। ई-वे बिल देश में एक जगह से दूसरी जगह 50,000 से ज़्यादा की माल ढुलाई के लिए ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि ई-वे बिल क्या है और इसका फ़ायदा दरअसल क्या है। इसे जानने के लिए देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ई-वे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक बिल। जीएसटी लागू होने के बाद से इसका बार बार जिक्र होता है। हालांकि आम लोग इसे लेकर पशुपेश में हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या और इसकी जरूरत किसे है। दरअसल ये एक टोकन है जो माल की आवाजाही के नियमन के लिए ऑनलाइन जनरेट किया जा सकता है। ये देश भर में स्वीकार्य है। एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर भी एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए ये जरूरी है। ये एक तरह से भेजे गए सामान के प्रकार, उस पर लागू होने वाले टैक्स और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने की व्यापारिक अनुमति का सबूत भी है। ई-वे बिल वही है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह का सामान भिजवाओ तो आपको एक ई-वे बिल यही है कि मैंने ये टैक्स यहाँ भरा है और ये सामान यहाँ जा रहा है। ई-वे बिल इज़ लाइक जस्ट एन इनवॉइस व्हिच इज फॉर सेंडिंग गुड्स अक्रॉस बॉर्डर। सो उसका फ़ायदा यही होगा कि जो पहले रुकावट होती थी, अगर याद हो लोगों को, कोई जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ट्रक सामान लेके जाती थी तो लंबी लंबी क्यूज़ लगती थी वो बॉर्डर पे, और वो क्यूज़ ई-वे बिल ये सब होगा तो वो कम होनी चाहिए। ये बिल उन वस्तुओं के ट्रांजिट के लिए जरूरी है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं। इस बिल में वस्तु के सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और पाने वाले की जानकारियां दी जाती हैं। अगर भेजे गए सामान की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तो भेजने वाले को इसकी जानकारी GSTN पोर्टल में दर्ज करानी पड़ती है। इस बिल में वस्तु के बेचने वाले को बताना होगा कि उसने क्या सामान बेचा है। वहीं खरीदार को भी GSTN पोर्टल पर जानकारी दर्ज करानी होगी कि उसने सामान खरीद लिया है या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया है। अगर कोई जवाब नहीं दिया गया तो मान लिया जाएगा कि सामान की खरीद फरोख्त पूरी हो गई है। ये भी सही है
कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ई-वे बिल कि खास करके जो छोटे उद्योग वाले हैं, जैसे आर्टिज़ान से शॉल बनाने वाले, जो लोग ऐसे आज जीएसटी के बाहर है, हैंडीक्राफ्ट वाले, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होगी कि भाई यहाँ वो से कश्मीर से यहाँ भिजवाना चाहते हैं तो वो ई-वे बिल कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि वो तो टैक्स के बाहर है। कोई वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने के लिए सप्लायर को ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी है। इस बिल के जनरेट होने के बाद इसके इस्तेमाल की अवधि निर्धारित है। अगर भेजा गया सामान का ट्रांजिट 100 किलोमीटर तक है तो ये बिल सिर्फ 1 दिन के लिए वैध है। 100 से 300 किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए 3 दिन की वैधता है। 300 से 500 किलोमीटर के लिए 5 दिन, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 10 दिन और 1000 से ज्यादा किलोमीटर के लिए ई-वे बिल 15 दिन तक मान्य है। फ़ायदा तो बहुत है कि अभी तक हर जगह ट्रक्स को रुकना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे मूवमेंट में, हर शहर के बाहर, अगर शहर के बाहर ना भी हो तो हर प्रदेश के बाहर तो रुकना ही पड़ रहा था, कतारें लग जाती थी, उनको टैक्स भरना, फिर जाके आगे क्लेम वापस लेना। अब ई-वे बिल का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और जैसे शुरुआत की गई है उसमें भी जैसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे की गई थी, समय लगा सुधार करने में, ई-वे बिल में भी कॉन्सेप्ट ठीक होने के कारण मुझे लगता है उसका फ़ायदा, पूर्ण फ़ायदा जरूर अगले 6-8 महीने में मिल पाएगा। ट्रांजिट के दौरान अगर वाहन खराब हो जाए या दुर्घटना का शिकार हो जाए तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में सामान दूसरे वाहन में ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद नए वाहन की जानकारी के साथ एक नया बिल जनरेट करना जरूरी है। ई-वे बिल में माल पर लगने वाले जीएसटी की पूरी जानकारी होती है। इससे कर अधिकारियों को पता चल जाएगा कि सामान का जीएसटी चुकाया गया है या नहीं। इससे टैक्स चोरी के मामलों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सरकार का दावा है कि ई-वे बिल के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई से जुड़ी तमाम दिक्कतें कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।